हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सभी लोग का स्वागत आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जी एंड आई। स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हैं एसएससी को सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, जो फॉर्मूले को जान रहे हैं कि उसके पीछे बैकग्राउंड जो फॉर्मूला है, देख रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से, उस टॉपिक को भी जानकारी। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए, अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो ऑब्वियसली आप इस शायद आपको याद हो कि एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर और जो हम पेपर को डील कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा पेपर डील कर रहे हैं सर। कर रहे हैं 2020 का पेपर, जो कि है शिफ्ट 1, मतलब कि पहला शिफ्ट है। और ये एक्चुअली में 2021 में हुआ था, पेपर जो था आपका 2021 में हुआ था, और ये हुआ था आपका 23 मार्च को, 23 मार्च को हुआ था 2021 में। 1 का पेपर देख रहे हैं, बार बार मैं यही लास्ट क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने ये डील किया था कि आपके पास अगर इस तरह से सेम डायमीटर पर, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया पर, सेम मटेरियल पर पूछा जाए कि डिस्चार्ज कितना आएगा अलग अलग स्लोप से, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। और आप ये भी जानते थे कि सर वेलोसिटी की बात किया जाए तो वेलोसिटी होता था 1/n r टू पावर 2/3 एन s टू पावर 1/2। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी फ्रॉम द मेनिंग इक्वेशन। और ये भी आप जानते हैं कि सीवर डिजाइन के दौरान आप मेनिंग फार्मूला को लगाते हैं वेलोसिटी के निकालने के लिए। ए इंटू वेलोसिटी, मतलब कि आप जानकारी ये भी रखते हैं कि सर ये सीधे सीधे हो जाएगा A/n r टू पावर 2/3 एन s टू पावर 1/2। भाई आपका डायमीटर सेम है तो एरिया सेम हो जाएगा, रफनेस कोएफिशिएंट भी सेम हो जाएगा। A/P होता है हाइड्रोलिक रेडियस, ये भी सेम हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s टू पावर 1। स्लोप पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लोप। इसी बेस पर आपने कहा था Q1/Q2 इक्वल टू S1/S2, और इसकी होल पावर 1/2 की बात एक ही। पहले वाले का स्लोप आपका फर्स्ट सिचुएशन में दे रखा है 1/225 और दूसरी में दे रखा है 1/625। दोनों का रख दो, उसका हाफ कर दो, पावर हाफ कर दो, है ना, बस हो गया काम खत्म। और यही तरीके से आपका आंसर आ चुका था। ठीक है, आपको बता भी रखा मैंने यूज हम इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। सभी लोग जो है पहले तो हर एक क्लास के साथ, हर एक प्रोग्राम के साथ ज्वाइन रहें। ठीक है, हर एक प्रोग्राम के साथ ज्वाइन रहें, तभी तो आप कुछ। और कोई भी क्लास का इन्फॉर्मेशन है तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर हमारा मिलता है, जी एंड ई, सब लोग जानते होंगे इस बात को। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें और अपना जो भी क्लासेज प्रोग्राम होता है हमारा, वो सब आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है कि ये टाइम पर होने वाली हैं। चैनल को जरूर सपोर्ट करें, चैनल को जरूर जो है प्यार दें, अपने शेयर करें, सब करें, जिससे कि हमारे अंदर एक ऊर्जा का हो सकते हैं संचरण हो, है ना, ऊर्जा का संचरण। चलिए, ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था कोर पीरियड से। ऑब्वियसली आपसे पूछा जा रहा है कि कोर वाटरिंग इन द इरिगेशन इज डिफाइंड एज द, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं जो विद्यार्थी हिंदी में पढ़ता है, सिंचाई में कोर वाटरिंग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। कोर वाटरिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया था भाई, कोर वाटरिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया था, शायद आपको याद हो या ना हो, थोड़ा सा याद दिला देते हैं आप। मैंने पहले भी आपको कहा था, एक्चुअली में सर होता क्या है, सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर शोविंग किया है, क्रॉप का शोविंग कर रहे हैं, SOWING, शोविंग बोना। तो शोविंग से पहले आप कुछ ना कुछ पानी देते हो, इस पानी को कहा जाता है पैलेवी इरिगेशन, PALE, पैलेवी इरिगेशन। पैलेवी इरिगेशन फिर आपने जो है देखा होगा कि कुछ सेंटीमीटर आपकी फसल जो है उगना शुरू हो जाती कुछ बाद, है ना। सोविंग से लेकर, एक्चुअली में सोविंग से लेकर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप हार्वेस्टिंग कर देंगे, फसल को काट देंगे, इसी पीरियड को बोला जाता है, कब से कब का, सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग के टाइम को कहा जाता है क्रॉप पीरियड। टाइम पीरियड बिटवीन द सोविंग टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, दिस इज द क्रॉप पीरियड, फसल चक्र, फसल समय जिसको, है ना। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट के हार्वेस्टिंग से पहले भी आपने कहीं ना कहीं वाटरिंग किया होगा, तो इसको लास्ट वाटर बोलते हैं, लास्ट वाटरिंग। ऑब्वियसली यार पानी कहीं ना कहीं दिया ही होगा, हार्वेस्ट किया हो तो उससे पहले 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले आपने कहीं ना कहीं पानी जरूर दिया होगा, लास्ट वाटरिंग होगा। और ये तुम्हारा फर्स्ट वाटरिंग हो गया, दिस इज द फर्स्ट वाटरिंग, इसी को हम पैलो इरीगेशन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग का जो
होगा ये लास्ट वाटरिंग है, कहलाएगा आपका बेस, यह कहलाएगा आपका बेस है, ये कहलाएगा आपका बेस। टाइम पीरियड ऑफ द क्रॉप बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग, दिस इज द बेस। और आपने ये कहा कि ये हो गया पेलेओ इरिगेशन, इसी जाता है। हम देखते हैं कि सोविंग के बाद, फसल के बोने के बाद कुछ समय के बाद मिलीमीटर फ्यू सेंटीमीटर जब आपकी फसल उगना फसल का, आप सबसे बड़ी डेप्थ देते हैं यहाँ पर पानी की, बोला जाता है कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग ने क्या कहा, फिर से सुन लो, फसल के बोने के बाद, सोविंग के बाद कुछ समय बाद जब थोड़ा थोड़ा जो है फसल जो है फ्यू सेंटीमीटर जब बड़ी हो जाती है, कुछ सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है, हम बहुत अच्छी डेप्थ देते हैं पानी की, क्योंकि अब पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। सबसे मैक्सिमम डेप्थ होती है पूरे फसल चक्र में, पूरे फसल पीरियड में मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर यही, सबसे बड़ी डेप्थ जो देते हैं पानी की यही देते हैं। और ऑब्वियसली इसी पीरियड के लिए मैं बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, पिछली क्लास में भी किया था। हम जो है कैनाल का जो डिज़ाइन करते हैं, कैनाल का जो डिज़ाइन करते हैं जियोस्टोन कोर वाटरिंग के लिए करते हैं, मतलब कि इसी के लिए करते हैं, मतलब कि जो डिज़ाइन ऑफ कैनाल है वो कोर वाटरिंग के लिए होता है। क्यों कि अगर डिज़ाइन कैनाल का मतलब कि जो अब नहर है, नहर का डिज़ाइन आप इस तरह से करें, मैक्सिमम डेप्थ के लिए करें, कोर वाटरिंग का मतलब मैक्सिमम डेप्थ है, तो छोटी मोटी डेप्थ तो आप हमेशा देते ही रहोगे, है ना, समझ पा रहे हैं, चलेगा। तो ये बातें थी डियोस्टन कोर वाटरिंग सबसे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं बातें आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा आप ध्यान से, ठीक है ना। बोला गया है द फर्स्ट वाटरिंग, बोला गया है ध्यान से, द फर्स्ट वाटरिंग विच सीधे हम यहाँ पर ये हमारा सब कुछ ये डी सही कर देना। द फर्स्ट थिंग विच गिवन टू दी क्रॉप व्हेन द क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर इज हाई, फ्यू सेंटीमीटर इज हाई कर देंगे आप, कर देंगे आप अंडरलाइन, ये है वो डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एनुअल और पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन द प्रॉपर्टी फॉर द स्पेसिफिक पीरियड इज। एनुअल और पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन द प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको? वैसे मैं आपको अभी डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ कई चीज़ों की, लेकिन फिर भी अगर आप जानते हो, थोड़ा सा अगर आपको हल्का फुल्का जानकारी हो, क्या बोलते हैं? एन्युटी कहा जाता है, डिप्रिसिएशन कहा जाता है, एब्सोल्यूशन कहा जाता है, या एमोर्टाइजेशन कहा जा सकता है, बताओ प्यारे विद्यार्थी, इसको एन्युटी कहा जाता है। एनुअल और पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन द प्रॉपर्टी, मतलब कि एक्चुअली में साल भर में किसी प्रॉपर्टी की, मान लेते कोई जमीन पर इन्वेस्ट है आपका, उसका 10 साल के लिए है, और सालाना आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप कमा रहे हैं, जो आपकी कैपिटल है वो 20,000 है, 20,000 में आप 2,000 आप किसी न किसी प्रॉपर्टी के लिए लगा रहे हैं, माना जमीन पर आप लगा रहे हैं, कुछ भी है प्रॉपर्टी में, कुछ भी आ सकता है, तो एन्युटी कहा जाता है। एन्युटी इसको कहा जाता है, क्या बोला जाता है? एन्युटी, ठीक है, समझ गए? एन्युटी देखिएगा, कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एन्युटी, एनुअल और पीरियोडिकल पेमेंट फॉर द repayment of the capital amount invested on a property for the specified period is known, is designed to help protect you from of outlay, ठीक है ना। amortization क्या होता है? पेमेंट प्लान बाय विच अ लोन यूज थ्रू मंथली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। डेप्रिसिएशन तो आप जानते हैं, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एसेट फॉर द टाइम ड्यू टू wear and tear or obsolescence is measured as the depreciation. Machinery, equipment, currency are some example of the assets that are likely to depreciate right period of times. Definition है, आप है जा रही हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे जरा ध्यान से। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द क्ले मटेरियल्स इज 45% एंड 25%। तो मतलब कि यहाँ पर एक तो दे दिया है लिक्विड, देता हूँ तो दिया है 45%, और प्लास्टिक लिमिट WP प्लास्टिक लिमिट दिया है सर, बोला गया है व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ क्ले मटेरियल इफ द 20% बाय वेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ साइज लेस देन माइक्रोन। समझे इस बात को? ये कह रहा है 2 माइक्रोन की सीव है, और 2 माइक्रोन की सीव से 20% क्ले मटेरियल इज 20% ऑफ द वेट,
पूरे एक फाइन ग्रेन सॉइल होगी जो कि पतली सॉइल है जिसमें सिल्ट भी हो सकता है, फाइन ग्रेन सॉइल में सिल्ट भी आता है। तो उस फाइन ग्रेन सॉइल में जो क्ले का फ्रैक्शन है बाय वेट, मान लेते हैं कि 100 ग्राम है या 100 किलोग्राम सॉइल है, ये 100 ग्राम ही ले लो, उसका 20% का मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम आपका क्ले है, फ्रैक्शन हो गया ना। तो क्ले का फ्रैक्शन ही तो आपको याद होगा जब आप एक्टिविटी नंबर निकालते थे तो एक्टिविटी नंबर होता था आईपी प्लास्टिसिटी एक्स अपॉन बट परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, क्ले का पार्ट मतलब क्ले फ्रैक्शन बाय बाय माइक्रोन, यही था क्या। तो आपको साफ साफ तौर पर दिख रहा है कि आईपी का मतलब होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और जब बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ द क्ले फ्रैक्शन फ्रॉम द 2 माइक्रोन शिप, ये भी आपको दे रखा है देखो %, तो लिख दो आप 20%। तो भैया यहाँ पर लिक्विड लिमिट आपका 45 है, प्लास्टिक लिमिट 25 है, बटे आप 20 करेंगे, 45 में से 25 जाता है तो 20 ही आता है, और अपॉन 20 करोगे तो ये 1 आ जाएगा सीधे, क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास आंसर हो गया 1 हो गया आंसर, है ना। सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से करना है, आपको फॉर्मूले जरूर याद करना है एक्टिविटी नंबर के, या इस तरह के जो है सॉइल मैकेनिक्स बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, सॉइल मैकेनिक्स बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री बिल्कुल, कोई पेड कोर्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ, यहाँ पर बोला गया है आईआरसी की स्थापना वर्ष कब थी। भारतीय सड़क कांग्रेस आईआरसी की स्थापना वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। द इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी वाज फाउंडेड इन द ईयर, किस ईयर में हुई थी। सब लोग जानते हैं शायद इस बात को, नहीं जानते। सर ये होता है 1934, सबको पता है 19, ठीक है ना, 1934। अगर आपने जो है इनके बारे में जानकारी नहीं ली, एक नंबर देखो ना, फालतू का एक क्वेश्चन जो है गंवा बैठोगे, सिंपल क्वेश्चन फालतू का गंवा बैठोगे। इसलिए इसके लिए एक काम करो, आप जो है हमारे चैनल पर मतलब कि टेलीग्राम पर जुड़ो, एक पीडीएफ प्रोवाइड की है इंट्रोडक्शन वाली, अगर आप लेक्चर देख चुके हो तब तो आपने वो डाउनलोड की, आपकी पीडीएफ मिली गई होगी आपको। इंट्रोडक्शन वाली एक पीडीएफ मैंने दी है, उसमें जो है पूरी कमेटियाँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हुए, जितने भी उनके काम हुए वो भी बता रखा है, और कौन सा कब आई, जैसे आईआरसी कब आया, सेंट्रल रोड फंड कब आया, सीआरआरआई कब आया, हाईवे एक्ट कब आया, है ना। उसके बाद फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान कब आया, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान कब आया, थर्ड कब आया, याद रखने पड़ेंगे यार, जब एक नंबर इसी से आ रहा है तो भाई याद करो। रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज। प्यारे विद्यार्थी, ये बात हुई है किसके दौरान हुई है, ये आप बढ़ते हैं, जब आपने पढ़ा होगा आपको याद होगा न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम पढ़ते थे कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शियर स्ट्रेन, है ना, शियर स्ट्रेन होता था, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शियर स्ट्रेन मतलब कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता था आपका डी यू अपॉन डी वाई। यहीं पर आगे जाके एक कोफिशिएंट लिया गया था, इसको बोलते हैं आप म्यू अपॉन डी। हाँ ये बात सच है कि ये तुम्हारे पास यहाँ पर शियर स्ट्रेस है, इसको बोलते हैं आप शियर स्ट्रेस, ये तुम्हारे पास शियर स्ट्रेस है, ये पॉइजन रेशियो, और यहाँ पर जो है डी यू अपॉन डी वाई जो है ना, ये बोलते हैं ग्रेडियंट, तो आपका वेलोसिटी। अब क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से, सॉरी ये फ्लूइड मैकेनिक्स के पेस, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं इसको। इन रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, अरे भैया बोल रहा है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, बात कर रहा है, ये देखो ना, अरे बात भी आपके न्यूटन्स लॉ, क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है क्या, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हैं क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लोग जानते थे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वैलिड होती है, अकर्स होती है, वैलिड होती है किस पे, तो नॉन फ्लूइड। सारी बातें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड पर, न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है ना। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन, खत्म करो बात को, ठीक है ना, न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा, समझे, क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अ पाइपलाइन the valve used for the prevention of the reversal of flow
इन अ पाइपलाइन। जवाब करेंगे बिल्कुल सिंपल ही जवाब आपका होगा, इसमें भी डरने वाली कोई ज़रूरत है भी नहीं इसमें। लेकिन ना क्या बोला जाता है इसको, उसके बारे में बताना है। चेक वाल्व, चेक वाल्व बोलते हैं। द वाल्व यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द रिवर्सल ऑफ फ्लो। होता क्या है डियर स्टूडेंट कि आपका इस तरह से पाइपलाइन है, इसमें फ्लो हो रहा है, लेकिन आपका एक वाल्व ऐसा काम करता है कि यहाँ पर आपका क्या होता है कि तो अगर ब्लॉक कर देंगे तो पानी आपका फिर से रिवर्सल होता है। मैं बताना चाहता हूँ आपको फिगर में यहाँ पर थोड़ा दिखाना चाहता है कहानी। सबसे पहले हम बात करेंगे गेट वाल्व और सोल्यूशन। गेट वाल्व और सोल्यूशन फॉर द कंट्रोलिंग द वाटर फ्लोइंग बाय रेजिंग, मतलब कि वाटर के फ्लो को रेजिंग से और लोअरिंग से आप कंट्रोल करते हैं। वाल्व आती है यूज फॉर द मेन वाटर शट ऑफ्स एंड ब्रांच लाइन शट ऑफ, है ना। ओके, मतलब कि मेन ब्रांच से आपका दूसरे छोटे ब्रांच सब मेन ब्रांच में को कंट्रोल करने। फ्लो वाल्व यूज फॉर द रेगुलेट द टोटल द फ्लो ऑफ वाटर इन प्लम्बिंग एप्लीकेशन सच एज आउटडोर फॉसेट्स, है ना। बटरफ्लाई वाल्व क्या होता है डियर स्टूडेंट, यूज फॉर द प्रेसाइजली एडजस्टमेंट द वॉल्यूम ऑफ फ्लो। एयर वाल्व क्या होता है, दिस वाल्व इंश्योर दिस पाइप ग्रेड पाइप अगेंस्ट द फेलियर। ड्रेन स्कोर और ब्लो वाल्व देयर आर प्रोवाइड टू ड्रेन द वाटर एंड स्कोर दी सेटल्ड सस्पेंशन फ्रॉम दी पाइप नेट। एक आता है जो आपसे पूछा गया अभी, चेक वाल्व भी पूछा था ना, चलेगा। तो चेक वाल्व क्या है बताएगा, चेक क्या, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, रिवर्सल, ये तुम्हारा हाँ चेक वाल्व का एग्जाम्पल। चलो बताओ, द दीज वाल्व इंश्योर द फ्लो ऑफ वाटर ओनली इन वन डायरेक्शन बाय अवॉइडिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि ये इंश्योर करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में ना फ्लो होके एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं सर ये चेक वाल्व की ही बात हो रही है, चेक वाल्व की ही बात हो रही है। अगर आप ध्यान से पढ़ते यही बोल भी रहा था। एक पाइपलाइन में प्रवाह के उत्क्रमण की प्रिवेंशन की काम के लिए उपयोग किया जाने वाला वाल्व कौन, चेक वाल्व है। इस बात चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद जवाब। द फॉलोइंग रीडिंग वर्ड ऑब्टेन ड्यूरिंग द डिफरेंशियल लेवलिंग। रिड्यूस लेवल आरएल जो दिया है पॉइंट ए का, यहाँ पर पॉइंट ए है, दिख तो रहा है ना आपको, यहाँ पर ए पॉइंट पर 240 मीटर दिया है और उसके बाद फोर साइड एंड बैक साइड द ए एंड टर्निंग पॉइंट ए। टर्निंग पॉइंट का मतलब है जहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, लोकेशन मतलब फिर से बदला है। वन वाले पर आपका पहला जो है दे रखा है उसने, बैक साइड भी दिया है और उसका फोर साइड भी दिया है ना। 2.0 ठीक है, 2.1.024 ठीक है। उसके बाद बोला है फोर साइड और बैक साइड दोनों दे रखे, ठीक है। उसके बाद आपको और एक चीज़ दे रखा है कि फोर साइड ऑफ एंड बैक साइड ऑफ द टर्निंग पॉइंट एंड ट्रिप वन वो दे रखा है, बैक साइड फ्रॉम द बी वो भी दे रखा है, सब बताएंगे आपको अभी। उसके बाद बोला है एक बात, एक चीज़ बताओ जी, जो आपका टर्निंग पॉइंट 2 है, टर्निंग पॉइंट 2 मतलब ये वाला, तुम आर एल बता दो जरा, आर एल बता दो। और बहुत ही आसान तरीके से आर एल बताया जा सकता, बहुत आसान तरीके से आर एल बताया जा सकता है अगर आप दिमाग लगा के जरा। दिमाग रखा है भाई, क्या में ले रहे हो। हेलो स्टूडेंट्स, देखो अब इधर देखो जरा, क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्वेश्चन में दिक्कत जो है कहाँ पर आ रही है इसको। ये स्टूडेंट एक्चुअली में हमारे पास कोई MSL होगा, ये जो आपका ए पॉइंट है इसको मैंने जानबूझ के जो है आपके लिए थोड़ा सा क्या है ध्यान से समझ। ए पॉइंट जो है ना ये है ए, और ये तुम्हारे पास बी। ए पॉइंट का RL का मतलब है 240 से दिया हुआ है, यहाँ कहीं नहीं, इधर तुम्हारा MSL होगा, लेवल इधर है, इन सी लेवल इधर है कहीं, MSL ये है। MSL से जो इस पॉइंट का जो हाइट है इसी को हम कहते हैं एलिवेशन RL ऑफ दिस पॉइंट। हाइट ही तो है 240, कितना है 240, 10 हाँ 240 एग्जैक्टली है, RL इस पॉइंट का हो। कहानी को समझो, एक्चुअली में होता क्या है, प्रोसेसिंग को समझो प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पर आप यहाँ से पहली जो रीडिंग ली बैक साइड, ये आपको गिवन है, बैक साइड ली गई,
ये थी आपकी 2.0 का जो 4 साइड था वो था आपका 1.42 का 1.42 है ये, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 240 में ये जोड़ देंगे तो आपको इस हाइट, ये वाली हाइट मिल जाएगी टोटल। इसमें से अगर आप इतना माइनस कर दोगे तो आपको इस पॉइंट का ये मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझ, आप यहां तक की हाइट जान चुके हो आरएल की पॉइंट की, इसमें से ये जोड़ोगे तो आपका इतना हाइट ये मिल गया। अब इसमें से इतना हाइट में से इतना पार्ट जब माइनस कर दोगे, ये आपको पता है फोर्स, इतना माइनस कर दोगे मतलब इतनी हाइट आपको मिल चुकी हो, इतनी हाइट मिल चुकी होगी आपको। कैसे, आरएल दिस 240 प्लस बैक साइड दिस बैक साइड 2.024, तब ये ऐड कर दोगे तो इतना हाइट मिल जाएगा। इतनी हाइट में से आप इतना रीडिंग जो है ये वाला गिवन है आपको 1.42 माइनस कर, खुद कॉमन सेंस देखो, इतने में से आप इतना माइनस कर दोगे इतना, तो आपको ये हाइट मिल जाएगी। ये आपको टर्निंग पॉइंट ए का आरएल मिल जाएगा। अब जब आपको टर्निंग पॉइंट ए का आरएल मिल जाएगा, अगेन इसका आरएल मिल गया, तो इसमें अब आपकी नया इंस्ट्रूमेंट जो आपने डाला, मतलब कि नई जगह पर डाला, तो बैक साइड जो है यहाँ कहीं मिला, इससे ऊपर है, तो इस आरएल से अब इसका बैक साइड जोड़ेंगे तो फिर से इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। इतनी हाइट मिल जाएगी यहाँ से एमएसएल से। अब इसमें से फिर से इस वाले का, इसका 4 साइड को माइनस करेंगे, ये जो 4 साइड है इसका तो माइनस कर देंगे, तो आपको इसका टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा, तो मतलब कि इसका आरएल मिल जाएगा, है ना। और फिर से जब आरएल मिल जाएगा तो उसमें से इसका बैक साइड जोड़ देंगे, 2 पॉइंट जो भी है, जो बैक साइड है, फिर से उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही उसमें से अगले वाले का बैक साइड माइनस कर देना। तो वो इस तरह से प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग को इस तरह से बनाना है आपके लिए आसान, प्रोसेसिंग इस तरह से बनानी है डियर स्टूडेंट। अब समझो डियर स्टूडेंट कहानी क्या है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट जब हम स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ये आरएल था 240 का, तो आप 240 ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन को, यहां पर ध्यान से कैलकुलेशन को करना। 240 जब जोड़ देते हैं आप 2.04 में, क्या आ जाएगा 242 पॉइंट कितना रहे है 242.024 है ना, 024 आ जाएगा। तो ये आपकी यहाँ तक की हाइट मिल जाएगी, यहाँ तक की हाइट मिल गई। इसमें से आप क्या कर दो, यहाँ पर लिख रहा हूँ 242.024, इसमें से आप ये वाली हाइट माइनस कर दो, 1.42 को माइनस कर दो, तो ये मिलेगा आपको 1.42 माइनस करेंगे तो 240.604 मैंने किया हुआ है, 40.604 ये करेंगे आप, तो आपको ये मिल गया। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये चीज मिल, इस पॉइंट का आपको आरएल मिल चुका है 240.604, मतलब ये कहीं ना कहीं राइज है। 240 पर था तो ये 240.604 है। एमएसएल से ये राइज हुआ है, थोड़ा सा, बहुत कम है लेकिन है। अगेन अब देखिएगा, अगेन हमारे पास वही कहानी, भाई आप 240 आरएल आ चुका है। अब नया इंस्ट्रूमेंट जो ये यहां पर रखा था, इसका बैक साइड जो था ये देखो 1 पॉइंट है। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे कि 240.604 है, इसमें प्लस करेंगे 1.986, तो आपको इसका हाइट मिल जाएगा। और वो कितना है मैं करके दिखाता हूं आपको, कितना आया करके करा रहा यार, 242.59, तो ये आ गया आपका हाइट। अब ये हाइट आ चुका है डियर स्टूडेंट। अब जो आपका नेक्स्ट जो आपने टर्निंग किया, तो बैक साइड को माइनस कर दो, मतलब किसका, सॉरी पहले 4 साइड को माइनस कर दो। इसका 4 साइड क्या था, मतलब कि यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट रखा आपने, यहां तक की हाइट तो एमएसएल से मिल चुकी है और वो है 242.59। इसमें से आप 4 साइड को माइनस कर दो, मतलब कि यहां पर आप बोलेंगे कि सर ये 2.10 है ना, 2.10 को माइनस कर दो जाएगा, 2.10 को माइनस कर दो सर, 2.10 को माइनस कर दो कि आपका जो 4 साइड है वहां पर, मतलब कि सॉरी बैक साइड जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आप क्या करते हैं 4 साइड को माइनस कर देते हो, तो उसका वो आ जाता है वहां पर। तो एक काम करो आप, इसमें से आप क्या करो, आया था 242.59 आया था, और उसमें से माइनस करेंगे अगर आप अगले वाले का बैक साइड, और सॉरी 4 साइड, तो 4 साइड था इसका 2.10, तो 2.1 अगर माइनस करते हैं तो 240.49, तो ये आ जाएगा आपका
इसमें से अब देखो 240 में से 240 आप यहाँ तक आ चुके थे, इसमें से आप ये माइनस करो अब, तो 240 नहीं 242.59 इसमें से माइनस कर देंगे 2.1, क्या आ जाएगा आपका 240.49। तो ये आपका डी ऑप्शन आ रहा है। यही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट पर आरएल मिल चुका है, यही तुम्हारा जो है टर्निंग पॉइंट पर आरएल मिल चुका है, इसका 240.49 यही चाहिए था। इसके बाद भी आगे बढ़ सकते हैं आप, इसके बाद भी आगे बढ़ सकते हैं। इसका बैक साइड जो है, नया इंस्ट्रूमेंट जब आपने यहाँ पर रखा बी पर, इसका बैक साइड हाइट भाई आरएल मिल गया, उसका बैक साइड जोड़ दो, इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा 240.49 में से आप जोड़ दो 1.79 का आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। अगेन आगे भी चल सकते हैं आप। इस सारी कहानी आपको समझ आ गई होगी अगर आपने समझी है तो। मैं आपको बैक कराता हूँ, आउट कराता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो चीज़ों को क्या हुआ है? सर पता ही नहीं लगा क्या किया आपने सर पता नहीं लगा सर आपने किया क्या है, बता रहा हूँ आपको। बस अब देखो इधर, देखना जरा ध्यान से, ये स्टूडेंट देखो जरा ध्यान से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका आंसर जो है पहले मार्क कर देता हूँ, पहले इसको समझो तरीके से। कितने लोग समझे? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा जो आपकी रीडिंग है वो आपको दे रखी थी, आरएल ए पर ए दे रखी थी, फोर साइड आपको दे रखी थी, बैक साइड भी दे रखी थी। सब रीडिंग देख लो आप, ध्यान से पढ़ लो। तरीका मैंने आपको समझा दिया है। तरीका एक्चुअली में क्या होता है ना, आप लोग जो घबरा रहे हैं ना, तरीका क्या होता है कि ये एमएसएल है, सपोज एमएसएल से तुम्हारे पास यहाँ पर एक फील्ड है कोई ऐसा, या फील्ड वैसे ये राइज हो रखा है, फील्ड वैसे राइज हो रखा है, कॉन्सेप्ट को समझने वैसे राइज वाला केस है ये। और यहाँ पर मान लेते हैं फील्ड है कुछ, इधर का जो है रीडिंग आपको दे रखा है उसने, इधर का रीडिंग आपको कुछ मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्या ये एक्स हाइट है, ये एक्स आरएल का मतलब है ये हाइट है इसका। यहाँ से बैक साइड लिया आपने, कितने का हाइट मिल जाएगा आपको, कितने का हाइट मिल जाएगा। अगेन आपको ये फोर साइड भी दिया है, ये फोर साइड दिया है और ये बैक साइड दिया है। यही कॉन्सेप्ट लगता है डियर स्टूडेंट। एक्चुअली में ये तुम्हारा पॉइंट है यहाँ पर। सबसे पहले जब आप इस x में आप इस बैक साइड को जोड़ोगे तो ये आपका ये वैल्यू दे देगा, ये हाइट आ जाएगा। तो बोलते हैं एक्चुअली में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आप RL प्लस एक्स करते हैं, मतलब कि RL प्लस बैक साइड करते हैं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। ये आ जाएगा ML से, ये है ना रेफरेंस, इससे कर रहे हैं आप। अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर आप ये हाइट घटा दें, ये आपका जो फोर साइड आया था इसको घटा दें भाई, तो आपका क्या मिलेगा? देखो ना, खुद देखो, ये देखो, इसमें से आप इतना घटा दो तो ये आपको ये हाइट आ जाएगा। तो ये जो नया पॉइंट है इसका आरएल मिल जाएगा आपको। तो आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, ये बी पॉइंट मतलब कि नेक्स्ट ए पॉइंट था वो टर्निंग पॉइंट, ये मिल जाएगा आपको ये यहाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड को घटा के। अगेन आपने जब इंस्ट्रूमेंट चेंज किया होगा, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा होगा, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा होगा, बस इसको इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जब रखा होगा, ये रखा होगा जो, यहाँ पर भी तो आपके एक फोर्स बैक साइड आई होगी, ये तुम्हारी बैक साइड कुछ ना कुछ बैक साइड होगी प्यारे विद्यार्थियों। अब आपको आरएल मिल चुका है, आरएल इस पॉइंट का मिल चुका है, ये आरएल मिल चुका है, यहाँ पर कोई आरएल मिल चुका है, इस पॉइंट का 1 ले देते, बैक साइड को प्लस करो, फिर से बैक साइड को प्लस करो, तो आपको अगेन ये इंस्ट्रूमेंट की हाइट मिल जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा सेकंड वाले का। वेरी गुड। उसमें फिर से फोर साइड भी आपको दी हुई है, उसने फिर से फोर साइड भी आपको दे रखी है। उसमें क्या करो आप, इंस्ट्रूमेंट में से आप फोर साइड माइनस कर दो। अगर आप हाइट ऑफ, भाई यहां तक की हाइट मिल चुकी है ना, इसको जोड़ करके RL1 जो मिला था इसमें आपने बैक साइड जोड़ा इसका, तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया इसका, इसमें से आपने फोर साइड माइनस किया, फोर साइड माइनस किया तो ये मिल गया आपको RL ऑफ द अगेन सेकंड पॉइंट। ये हाइट मिल चुकी होगी क्या, RL ऑफ सेकंड आ गया। अगेन आप जो है जोड़ते जाओ, अब RL मिल गया तो नेक्स्ट आपका स्टेशन और होगा कोई, उसमें से उसका बैक साइड जो होगा उसको जोड़ो, RL ऑफ सेकंड में उसमें फिर से जोड़ते जाओ बैक साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, फिर से उसमें फोर साइड उसी का घटाते रहो तो RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो ये है, ये पूरा सिचुएशन ऐसा है। तो कहानी यहां से एक्चुअली में शुरू हुई है, यही चीज अभी पूछ रहा था। अगर इसका ऑप्शन देखें डियर स्टूडेंट, अगर मैं जो वो है आपके पास, अगर मैं बात करूं आयोग का जो
हाँ ठीक है, ऑप्शन भी सही है, जो मतलब कि एसएससी ने जो आंसर दिया है 240.49 है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही किया हमने आंसर। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पर डाउट लगता है इस क्वेश्चन में तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं इसको सेपरेटली कराने की कोशिश करूंगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। कहीं पर लगता है कि सर इसको कराओ तो कराओ सर, हमें समझ नहीं आया, आप ज़रूर बताएं। अगर आपको कहीं पर लगता है कि सर मुझे इसको कराओ, इस क्वेश्चन को मुझे समझ नहीं आ रहा है, ज़रूर मैं इसको कराऊंगा, बिल्कुल घबराए ना। मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई नहीं है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 88। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। द कंस्ट्रक्शन फर्म हैज द एस्टिमेटेड अ नेट एनुअल रेंट ऑफ 2,90,000 on a building. The prevailing annual rate of interest of 9%. If the annual interest rate is revised to 5%, determine the increase in capitalized value. Determine the increase in capitalized value. बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपको नेट एनुअल रेंट निकालना है। नेट एनुअल रेंट कितना है ये बात आपको जाननी जरूरी है। नेट एनुअल रेंट कितना होगा ये बात जरूरी है, चलिएगा बताएगा। क्वेश्चन को और करते हैं। एक निर्माण फर्म में 9% की मौजूदा वार्षिक ब्याज दर पर एक इमारत पर 2,90,000 के शुद्ध वार्षिक किराए का अनुमान लगाया गया है। यदि वार्षिक ब्याज दर को संशोधित करके 5% कर दिया जाए, पहले 9% था अब 5% किया जाए, तो संपत्ति के पूंजीकृत मूल्य में वृद्धि का निर्धारण करें। बताएगा, जल्दी से बताएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट एक्चुअली में होता क्या है, कहानी को समझो। नेट एनुअल रेंट आपको निकालना है। नेट एनुअल रेंट नहीं निकाल पाओगे, कितना है नेट एनुअल रेंट कितना है? नेट एनुअल रेंट निकालो पहले। कहानी तो यहीं पटकती है कि नेट एनुअल रेंट कितना निकालो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% है डियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9%। नेट एनुअल जो रेंट है वो आपका है 29 कुछ यार, हाँ डियर स्टूडेंट गड़बड़ थी एक्चुअली, समझ गया मैं गड़बड़ कहाँ, गड़बड़ जो हुई स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ वैसे कर सकते हैं। आंसर जो मैच हुए ना 6,000 है, तभी सही कर देना आप, है ना 6,000 है। एनुअल रेट आपका मिल गया, मतलब कि नेट इनकम मिल गई। नेट इनकम जो है एनुअल नेट एनुअल रेंट बोल सकते हैं, इनकम ही तो है ये भाई। आपको सालाना जो है रेंट मिल रहा है, पूरा साल भर में जो रेंट मिल रहा है वो 90,000 का मिल रहा है। इनकम ही तो वही है आपकी है। रेंट का तुम क्या उड़ाओगे, पैसा तुम्हारा खुद का तो ये। अब फाइनल पे जाएंगे हम। 9% है एक एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9% से। एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है, एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो पहला 9% था, अब 9% से वो 5% पर आ चुका है। पहले 9% था वो 5% पर आ चुका है। तो अब बता रहा है वो कि क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 9,000 का भैया 9,000 का आपको मतलब कि पहले तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। निकालना क्या है आपको? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए आपको NI नेट इनकम इनटू परचेज वैल्यू निकालनी होती है। मतलब कहने का मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर लिख रहा हूँ छोटा सा फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट जब आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू लिखते हैं सी कैपिटलाइज्ड वैल्यू दिस इज इक्वल टू नेट इनकम। नेट इनकम जो हो रही है आपकी और इनटू ईयरली परचेज आप ये करते हैं। तरीका ये होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू दिस इज इक्वल टू नेट इनकम जो है इनटू ईयरली परचेज आपको करना है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, मेरी बात को समझना डियर स्टूडेंट। सबसे पहले 9,000 का आप 90,000 का पहले आप करो 100/9 और तब करो आप 90,000 का 100/5। यही तो करना है आपको। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का डिफरेंस ये है ना कि कितना इंक्रीज हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है जल्दी से बताओ। 10,000 हो रहा है क्या ये?
कैलकुलेट करो यार, इतना सोचने की जरूरत क्या है। कितना हो रहा है ये? 90,000 गुणा 100/9 करो, एक है 10 लाख हो रहा है ना, 10 लाख होगा बिल्कुल। ये लो इकाई 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 18 पंजे, मतलब कि ये हो जाएगा 18 लाख के करीब होगा। ये कितना हो रहा है? 18 लाख। ये हो जाएगा 18 लाख। अब यहां पर आपको चाहिए क्या है, ये समझो, चेंज निकालना है आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम इनटू ईयरली परचेज। और ईयरली परचेज के लिए आपको पता है कि जब 9% की बात हो रही है 100%, इस तरह से आप निकालते हो। तो आपने निकाल दिया, नेट इनकम आपका 90,000 था, एनुअल इंटरेस्ट आपका 5% बाद में था, पहले आपका 9% था। तो 9% के हिसाब से इतना आया था, आपका 10 लाख आया था। 5% के हिसाब से 18 लाख आया था। अब चेंज कितना आया, चेंज कितना आया ये जानना बहुत जरूरी। ये है डियर स्टूडेंट आपका चेंज। अब चेंज वही तो आपको निकालना कि कितना का इंक्रीज हुआ था। तो आपको क्या करना है, 10 लाख में से 18 लाख माइनस करना है। और आप साफ साफ तौर पे देख रहे हैं ये 80,000 हो रहा है क्या? 8 लाख हो रहा है क्या? 10,000 लाख, ये हो जाएगा आपका 8 लाख, है ना। 8 लाख आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। ये था आपके इस तरह से करना। तो यार आप घबरा मत करो इन क्वेश्चनों से, घबरा के कुछ नहीं, तो करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना उधर इधर। कर रहा हूँ भाई, शायद साउंड का इश्यू हुआ होगा, बार बार जो है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। कहानी क्या होती है एक्चुअली, हमने कहा कि कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है, तो इसको निकालते हैं नेट इनकम इनटू ईयरली परचेज। तो आपका नेट इनकम 90,000 था, उसमें एनुअली रेट जो है पहले 9% था, फिर 5%, तो कितने का चेंज आएगा कैपिटल वैल्यू में? तो आपने कहा कि पहले जो आपका कैपिटलाइज वैल्यू आया होगा तो ये 10 लाख आया होगा। ये तरीका ही वो होता है, नेट इनकम इनको ईयरली परचेज। फॉर्मूला को देखेगा, नेट इनकम इनको ईयरली परचेज। तो ईयरली परचेज 100/9 पहले, बाद में नेट इनकम इनको ईयरली परचेज 100/5। दोनों में देखेगा, एक में आया 10 लाख, एक में आया 18 लाख। 18 लाख में से माइनस किया, ये 10 लाख था ना, सॉरी घटा दिया इसको, 18 माइनस 10 लाख, है ना, गलत कर दिया। 18 लाख में से 10 लाख घटा देंगे तो आपको आ जाएगा ये 80, या सॉरी 8 लाख का। तो 8 लाख का आपका चेंजेज आएगा, ये 8 लाख का चेंजेज आएगा। तो उसको सही कर देना, 18 लाख में से तब बड़ा में से घटाओगे ना। ये था डियर स्टूडेंट, आपने समझा होगा बात। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द IS कोड 800/2000 आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच इज स्टिल इंपॉर्टेंट इन द डिजाइन। चलिएगा यहां पर इसका जवाब करें, बताओ जी, इस क्वेश्चन को पहचानो। अब मैंने सही कर दिया हो, बताओ। प्यारे विद्यार्थियों, IS कोड 800 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी विच इज कंसिडर्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट टू डिजाइन। अब इसलिए स्टील की बात हो रही है तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हो गई? मैक्सिमम परसेंट एलोंगेशन, मैक्सिमम परसेंट एलोंगेशन, मैक्सिमम परसेंटेज एलोंगेशन ऑन द स्टैंडर्ड गेज लेंथ। ये है भाई, यही है डियर स्टूडेंट। एक्चुअली में यही बात हम करते भी हैं, यही बात हम करते भी हैं। उस दौरान आपको याद होगा शायद, तो जब आप टेस्ट करते थे किसी तरह से एक बार लेते थे, तो उसकी जितनी लेंथ पर आप टेस्ट पीस पर जब एलोंगेशन मेजर करते थे उसको बोलते थे गेज लेंथ। उसको अगली क्लास में भी बताऊंगा मैं आपको। तो अभी आपके लगभग 11 क्वेश्चन और हैं, और आपके स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है, इसलिए ट्राई नहीं करनी है। 11 क्वेश्चन आपके और हैं, उसको बहुत मेहनत से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलेगा, तो होप सो हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आपका बहुत समय लग रहा है, 100 क्वेश्चन में बहुत समय लगा, लेकिन ये सच है। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, मैं आपको 100% पूरी एक एक चीज़ दे रहा हूँ।
से आपके सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।